प्यारे बच्चों, आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट से उनके रंग और उनके मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय गुण के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हेडिंग देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 वीडियो डाला गया है, आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रंग के बारे में, कलर के बारे में। देखिए, डी ब्लॉक के धातु, आयन तथा यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं। रंगीन होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के धातु या आयन या यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? तो चलिए यहीं पर कारण लिख देते हैं। इसका मुख्य कारण है, पहला डी ट्रांजिशन और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर, यही कारण है कि डी ब्लॉक के धातु या आयन या यौगिक रंगीन होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि डी ब्लॉक का कौन सा धातु या कौन सा आयन रंगीन है और कौन रंगहीन है? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। जो भी धातु या आयन दिया हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए तो वह रंगीन होगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के झंझट में पड़ने से बचने के लिए आप सीधे देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर डी में 1 से 9 तक यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वह रंगीन होगा। डी यदि 0 है, डी खाली है या डी पूरा भरा हुआ है तो वह रंगीन होगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। तो चलिए देखते हैं। वैसे धातु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित मतलब अकेला, जोड़ा में नहीं हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं या डी 1 से 9 विन्यास होता है, वे रंगीन होते हैं। रंगीन होते हैं, ठीक है ना। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर डी में 1 से 9 यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो रंगीन होगा। रंगहीन कौन होगा? तो यदि D0 या D10 विन्यास वाले धातु या आयन रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं। एक्सेप्शन है इसमें, अपवाद भी है। क्या अपवाद है? तो KMnO4 एंड K2Cr2O7 ये रंगीन होते हैं। ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए, इसमें सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो डी खाली आता है, D0 आता है, लेकिन ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। ठीक है ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर D0 आता है। चाहे Mn का लिखिए, Mn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा, क्रोमियम का +6 होगा। यदि Mn +7 या Cr+6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो D खाली आएगा। D खाली होगा तो क्या लिखाएंगे? D0 हो या D10 हो तो रंगीन होता है, लेकिन D0 होने के बावजूद भी ये रंगीन होते हैं, रंगहीन नहीं होते हैं। इसका जो कारण है यह चार्ज ट्रांसफर। क्यों होते हैं? तो चार्ज ट्रांसफर के कारण, ठीक है ना। इसमें
ऑक्सीजन जो माइनस चार्ज होता है और Mn पर जो प्लस चार्ज होता है, इनके बीच चार्ज का ट्रांसफर होता है, जिसके चलते ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, डी ब्लॉक के धातु आयन तथा यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके रंगीन होने का क्या कारण है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के धातु या आयन प्रायः रंगीन होते हैं, इसके क्या कारण है। तो डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर। डी ट्रांजिशन किसके रंगीन होने के कारण है, तो जिसमें डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन पाया जाए, उनके रंगीन होने का कारण क्या है, डी ट्रांजिशन। और डी में यदि 0 इलेक्ट्रॉन है, ये डी पूरा भरा हुआ है, D0 मतलब डी खाली, या D10 मतलब डी पूरा भरा हो, तो वैसे धातु या आयन क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन कुछ KMnO4, K2Cr2O7 इनमें डी खाली होता है, लेकिन ये रंगीन होते हैं। इनके रंगीन होने का कारण क्या है, चार्ज ट्रांसफर। KMnO4 एंड K2Cr2O7 के रंगीन होने का कारण चार्ज ट्रांसफर। ठीक है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए, अभी हम आपको बताया कि KMnO4 और K2Cr2O7 ये क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं। इनका D देखिएगा, यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो +7 आएगा, Mn का +7 आएगा। यहाँ क्रोमियम का निकालिएगा तो +6 आएगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, पहले Mn का लिखते हैं। Mn का परमाणु संख्या 25 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। ये हो गया मैंगनीज का 25 का। लेकिन +7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 यहां से निकाल दिए और 5 यहां से निकालिए, तो D क्या हो गया, खाली हो गया। उसी तरह क्रोमियम 6 का निकालिएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ये क्रोमियम 24 का होता है। +6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, तो एक यहां से निकाल दिए, 5 यहां से निकालिए, तो D0। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने पर क्या आ रहा है, D खाली आ रहा है। D खाली आ रहा है तो इसको क्या होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। लेकिन ये क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं। ये रंगहीन नहीं होते हैं, ये रंगीन होते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। इनके रंगीन होने का कारण क्या है, चार्ज ट्रांसफर। तो देखो बाबू, D में यदि 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब D खाली है या D पूरा भरा हुआ है, तो ये क्या होंगे, रंगहीन होते हैं। लेकिन इसके केस में ये दोनों जो हैं, ये रंगीन होते हैं और इनके रंगीन होने का कारण चार्ज ट्रांसफर है। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। अब यदि यानी याद हमको रखना है कि D में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन तो रंगीन, और D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो रंगहीन। ठीक है ना। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें केवल एक्सेप्शन है क्या, तो KMnO4 और K2Cr2O7 ये रंगीन होते हैं। और इनके रंगीन होने का कारण क्या है, तो चार्ज ट्रांसफर। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये चीज याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, चाहे बोर्ड का हो या किसी भी कंडीशन का। कोई भी धातु आयन दिया हुआ है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। D में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो रंगीन होगा, D0 आ रहा है या D10 आ रहा है तो रंगहीन होगा। सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है, KMnO4 और K2Cr2O7। इनमें Mn और Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर D0 आता है, रंगहीन होना चाहिए, लेकिन ये रंगीन होते हैं। इनका क्या कारण है,
चार्ज ट्रांसफर, और डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके रंगीन होने का कारण क्या है, तो डी ट्रांजिशन। तो चलिए जरा देखते हैं कि डी ट्रांजिशन क्या होता है और क्यों ये रंगीन हो जाते हैं जिनमें डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो अब डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें मान लीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब कोई लिगेंड इसको अप्रोच करता है, लिगेंड मतलब वैसा आयन जिस पर निगेटिव चार्ज हो, प्रायः लिगेंड निगेटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। लिगेंड अप्रोच करता है या ऋणावेशित आयन अप्रोच करता है तो ये स्प्लिट कर जाते हैं, ये टूट जाते हैं। पहले इनकी ऊर्जा बढ़ती है, 5 ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ गई, ये 5 ऑर्बिटल की ऊर्जा पहले बढ़ जाती है, 1 2 3 4 5। इसके बाद ये टूट जाते हैं, ये 2 ऑर्बिटल हो गया और ये 3 ऑर्बिटल हो गया। ये हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसको हम लोग निरूपित करते हैं T2G से और इसको EG से। अब देखिए यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझिए, डी के 5 ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। डीजेनरेट मतलब समान ऊर्जा वाला। जब कोई लिगेंड अप्रोच करता है तो लिगेंड पर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, विकर्षण होगा, विकर्षण के चलते इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं 3 और 2 के रेशियो में। 3 या डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और 2 इसकी एनर्जी थोड़ी सी अधिक होती है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। ये कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल और ये अधिक ऊर्जा वाला ऑर्बिटल। ठीक है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से समझिए, अब कोई भी चीज रंगीन कब दिखाई देता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में। जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो यह इलेक्ट्रॉन प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा कक्ष में जाएगा, मतलब यहां से इसमें जाएगा। ठीक है, जब इस पर प्रकाश पड़ा तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके अपने से हायर एनर्जी लेवल में उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाएगा। तो कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लिया, बाकी प्रकाश को क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। और वही उत्सर्जित प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो जिस रंग का होता है उसी रंग का वह धातु या आयन दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऊर्जा पाकर के इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, तो डी से डी में जा रहा है। ये सब भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है। ऊर्जा पाने के बाद जब इस पर प्रकाश पड़ता है, जब भी किसी वस्तु पर, धातु पर या आयन पर प्रकाश पड़ेगा तभी वह रंगीन दिखाई देगा। प्रकाश की अनुपस्थिति में वह रंगीन नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश जब पड़ेगा तो यह जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो डी में उपस्थित है, यह प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करके निम्न ऊर्जा वाले डी से उच्च ऊर्जा वाले डी में जाएगा, यानी डी से डी में जा रहा है, इसलिए इसको डी ट्रांजिशन कहा जाता है। यह हो गया डी ट्रांजिशन। तो प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाली डी में चला गया, बाकी प्रकाश को उत्सर्जित कर देगा, और वही उत्सर्जित प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ेगी तो वह जिस तरंगदैर्घ्य का होगा उसके संगत रंग का वह दिखाई देगा। तो इसका मुख्य कारण क्या हो गया, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो डी में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, तो साधारण सी बात है, बिल्कुल आसान चीज है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए परमाणु या आयन का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर यदि डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो रंगीन होगा। अब चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि स्कैंडियम है और स्कैंडियम आयन है।
इसमें कौन रंगीन है कौन रंगहीन है पता करना है। तो चलो बाबू, स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। चलिए, अब स्कैंडियम पर +3 चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 2 और 1 3, 3d खाली हो गया, 4s भी खाली। अब आपको क्या बताएं, d यदि 0 है, d खाली है या d पूरा भरा हुआ है तो यह हो जाएगा रंगहीन, और d में यदि 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो यह हो जाएगा रंगीन। तो यह हो गया रंगीन और यह हो गया रंगहीन। तो चलिए इस तरह से पता कर सकते हैं आप लोग। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड में, कंपटीशन में तो बहुत बार पूछा गया है। जैसे देखिए कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए Fe+2, Fe+3, Ti+4, ठीक है ना। ये देखते हैं कि इसमें कौन रंगीन है कौन रंगहीन है, Zn+2, ठीक है ना। तो चलिए Fe परमाणु संख्या 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। यहाँ भी Fe है, पहले परमाणु का लिख लेते हैं। यहाँ Fe है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। टाइटेनियम परमाणु संख्या 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। 2 8 10 8 18 4 22। जिंक का 30 होता है, तो चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। 2 8 10 8 18 10 28 2 30। अब यहाँ +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। +3 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इसमें से निकाल दिए और 1 इसमें से, तो 6 में से गया 5 हो जाएगा। यहाँ 4 निकालना है, तो 2 यहाँ से निकाल दिए, 2 यहाँ से निकाल दिए। यहाँ 2 निकालना है, तो 2 यहाँ से निकाल दिए। अब बताइए कौन रंगीन है कौन रंगीन है। केवल डी वाला कॉन्फ़िगरेशन देखिए, डी यहाँ 6 है, क्या बताया गया कि डी में 1 से 9 रहेगा तो रंगीन, और डी खाली रहेगा या डी 10 रहेगा तो रंगहीन। तो चलिए मिला लीजिए, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो यह हो गया रंगीन। यहाँ डी में 5 है तो इसमें आ रहा है तो रंगीन। यहाँ डी खाली है, डी खाली होगा तो क्या होगा रंगहीन। यहाँ डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 10, तो डी में 10 होगा तो क्या होगा रंगहीन। तो अब आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा धातु या आयन रंगीन होगा और कौन रंगहीन होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण इंग्लिश में मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है ना। तो देखिए डी ब्लॉक के वैसे तत्व, देखिए चुंबकीय बिहेवियर के आधार पर मुख्य रूप से पदार्थों को 3 वर्गों में बांटते हैं, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया गया है पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। यहाँ पर जो डी ब्लॉक में मुख्यतः क्वेश्चन आते हैं वे पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से आते हैं, ठीक है ना। पारामैग्नेटिक क्या होते हैं, वैसे परमाणु या आयन जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं पारामैग्नेटिक कहलाते हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से विकर्षित होंगे वे डायमैग्नेटिक कहलाएंगे, ठीक है।
कैसे पता चलेगा कि कौन पारामैग्नेटिक होगा कौन डायमैग्नेटिक होगा? तो यदि किसी परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह पारामैग्नेटिक होगा, और यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो डायमैग्नेटिक होगा। जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी पारामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो चलिए इसको पहले नोट कर लेते हैं। डी ब्लॉक के वैसे परमाणु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं ऐसे पदार्थ पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। क्या होना चाहिए, कैसे पहचानेंगे? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें होना चाहिए। अब डायमैग्नेट, अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ही पारामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर पारामैग्नेटिज्म बढ़ता जाता है। ठीक है ना? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो पारामैग्नेटिज्म क्या होगा? बढ़ता जाता है। एक चीज यहां पर निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक मोमेंट इंग्लिश में इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन को शॉर्ट में लिखा जाता है Bm। यहां n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो पारामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी n बढ़ेगा तो यह चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। मतलब क्या हम लोग सीखे कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो पारामैग्नेटिज्म बढ़ेगा, और चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? जैसे देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, Fe+2 या Fe ही लेते हैं, और क्रोमियम। इसमें कहा जाए कि कौन पारामैग्नेटिक होगा और कौन ज्यादा पारामैग्नेटिक, किसमें पारामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखते हैं। यह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 हो गया। यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 हो गया। यहाँ क्रोमियम 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है। अब देखिए इसमें एस तो सब भरा हुआ है, तीनों में एस भरा हुआ है, केवल यहाँ डी हम लोग देख सकते हैं। तो डी में देखिए, डी में 5 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। यहाँ डी में देखिए 5 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। यहाँ डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो गया। यहाँ देखिए एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह भी अयुग्मित, और डी में 5 है, 1 2 3 4 5, और एस का 1, यानी टोटल अयुग्मित 6 हो गया। ठीक है ना। तो सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सभी जो है पारामैग्नेटिक हैं, सभी पारामैग्नेटिक हैं। लेकिन सबसे अधिक पारामैग्नेटिक कैरेक्टर किसका होगा? तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, यानी पारामैग्नेटिज्म। क्या आपको लिखाया गया अभी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर पारामैग्नेटिज्म बढ़ता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे कम स्कैंडियम में है, तो पारामैग्नेटिक सबसे कम स्कैंडियम, उससे अधिक टाइटेनियम, उससे अधिक आयरन, और सबसे अधिक क्या हो जाएगा? क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग देखे कि पारामैग्नेटिक किसमें ज्यादा हो। अब मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या फॉर्मूला है? तो रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। अब यदि मान लीजिए हमको निकालना है स्कैंडियम के लिए, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर n की जगह 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2, यानी रूट अंडर 1 प्लस 2 3 हो गया, रूट अंडर 3 बोर मैग्नेटॉन। उसी तरह हमको निकालना हो टाइटेनियम के लिए, तो रूट अंडर 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी 2 2 4 दूनी 8, रूट अंडर 8 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है ना। तो इस तरह चुंबकीय आघूर्ण भी निकाला जा सकता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो पारामैग्नेटिक समझ गए। वैसे परमाणु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वे पारामैग्नेटिक होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो पारामैग्नेटिज्म बढ़ेगा, चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा? बढ़ेगा। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या देखें? रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। अब देखिए डाईमैग्नेटिक क्या होते हैं? तो वैसे परमाणु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से विकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं जिंक का और आयरन का, कौन पारामैग्नेटिक है कौन डाईमैग्नेटिक है। ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। एस तो पूरा भरा हुआ है, डी देख लेते हैं। अब डी में 5 ऑर्बिटल होता है,
10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य है, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य है, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, तो यह हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। यह क्या हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक। आयरन का देखिए 3D में 6 है, तो D में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए क्या हो जाएगा? पारामैग्नेटिक। ठीक है, तो क्लियर हो गया, डाईमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और रंग, ये दोनों चीज क्लियर हो गया। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रंगीन कैसे पता चलेगा, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्या बताए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर यदि डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन आए, क्या हम लोग देखे डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन है, तो वह रंगीन होगा। और ध्यान दीजिए, रंगीन के साथ साथ यह पारामैग्नेटिक भी होगा, तो इसको ध्यान रखिए, जो रंगीन होगा वह पारामैग्नेटिक। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन आए, चाहे वो परमाणु हो या आयन हो, परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन है, तो वह रंगीन भी होगा और पारामैग्नेटिक भी होगा। और डी 0 है या डी 10 है, तो वह रंगहीन भी होगा और डाईमैग्नेटिक भी होगा। तो ये याद रखेंगे बाबू, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दोनों साथ साथ हम लोग देख रहे हैं, परमाणु या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित युग्मित का झंझट छोड़ दीजिए। डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन यदि दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इतना करने की जरूरत नहीं है। डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई दे रहा है, तो वह रंगीन भी होगा, पारामैग्नेटिक भी होगा। और डी खाली है, डी 0 है या डी पूरा भरा हुआ है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो रंगहीन भी होगा और डाईमैग्नेटिक भी होगा। एक एक्सेप्शन इसका है, क्या? तो KMnO4 एंड K2Cr2O7, इनका डी खाली होता है लेकिन ये रंगीन होते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। तो इस तरह हम लोग देखें डी ब्लॉक के धातुओं के रंगीन होने का कारण, कैसे पता चलेगा कि वह रंगीन है कि रंगहीन है, और चुंबकीय गुण के बारे में। तो इस तरह से डी ब्लॉक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक समाप्त हो गया। थैंक यू।